आप सभी को पता ही होगा और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं। पहले मैं सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न दादर नाम के स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी और इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके मैं वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीज़न में आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लेटर है मेरा 18/7/2023 को मैं इस डब्ल्यूआर के मुंबई डिवीज़न में मैं रिपोर्ट किया सेंट्रल रेलवे से रिलीव होकर और मुझे चलथान में मेरी पोस्टिंग हुई पहली, जो कि ताप्ती सेक्शन में आता है मुंबई डिवीज़न के। जैसे ही पोस्टिंग मिली तो जब मैंने रिपोर्ट किया तो मुझे कुछ दिन बाद उदयपुर ZRTI भेजा गया रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करने के लिए, जो कि इंटर जोनल रेलवे जब आपका ट्रांसफ़र होता है, चाहे कोई भी ग्राउंड पर हो, आपको रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करना ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब चलथान स्टेशन में जब रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करके आ गया, आते के साथ ही मैंने नेम नोटिंग के लिए अप्लाई कर दिया अपने घर के पास वाले स्टेशन पे। इसे कई जगह पर ऑन रिक्वेस्ट विद इन डिवीज़न भी कहते हैं। और इस दौरान मैंने जो काफ़ी कुछ सीखने मिला। इससे पहले मैं ऑटोमेटिक सेक्शन में था। ऑटोमेटिक सेक्शन से सीधा एब्सोल्यूट वर्किंग सिस्टम में आ गया। ये जो रेलवे में काम करते हैं, खासकर जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है और उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, वो ज़रूर भली बातें समझते हैं सिस्टम ऑफ वर्किंग। तो ये काफ़ी इसमें फ़र्क रहता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लेटर है जिससे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो सितंबर में मैंने अप्लाई किया था और जनवरी में मेरी ये लिस्ट आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है प्रमोशन रिवीजन ट्रांसफ़र ऑफ स्टेशन मास्टर कैटेगरी में ये जो सीनियर लोग हैं उनका है लेवल 7 और 6। और ये जो है 18वें लेवल पे मेरा ये देख सकते हैं चलथान से उधना। जी बिल्कुल। तो ये उधना जो है मैं घर के और पास में है। तो आइए जानते हैं तो ये विद इन डिवीज़न ट्रांसफ़र में ये कैसे होता है, कितना समय लगता है इसमें और इससे क्या फ़र्क पड़ा, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों जो पहला जो इम्पैक्ट फ़र्क पड़ा है वो है सैलरी का। सैलरी में जो एक HRA जो कंपोनेंट है, हाउस रेंट अलाउंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे सैलरी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आप सबको पता ही होगा HRA जो है वो XYZ क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि परसेंटेज ऑफ द बेसिक मिलता है। जो चलथान है ये 9% वाले में आता था Z क्लास में, और जो उधना है वो 18% में आता है, जो कि है Y क्लास में। ठीक। तो इससे सैलरी में करीब 5 से 6 हज़ार, क्योंकि यहाँ पे तो चलथान में अभी करीब करीब 3,500 मतलब 3,700 रुपया मिलता है और उधना में करीब करीब आप मान लीजिए 8,500 समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है। तो हालांकि 2024 में 50% DA हो जाएगा। 50% DA होने के बाद ये इसका आंकड़ा भी चेंज हो जाएगा, जो कि 30%, 20% और 10% रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। इससे दूसरा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोल। देखिए भाई साहब, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में भी तो कम हुआ है, मेरा घर के पास आ गया हूँ, और तो इससे जो मेरा आने जाने का पेट्रोल एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा जो मेरा फ़र्क पड़ा इससे वो है डिस्टेंस का। चलथान जो है वो करीब 13 से 14 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। जो उधना जो रहेगा वो 6 से 7 किलोमीटर रहेगा। तो मैं सोच रहा था यार, पेट्रोल बाइक से अच्छा तो मैं साइकिल ही खरीद लूँ अच्छा वाला एक। तो साइकिल से आएंगे जाएंगे, इससे तो हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और पैसे भी बचेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है वो है वर्किंग से रिलेटेड। जो चलथान जो स्टेशन है यहाँ पे मुझे एज LR काम करना रहता था। LR मतलब लीव रिजर्व। जूनियर स्टेशन मास्टर रहते हैं उन्हें एज ए लीव रिजर्व रखा जाता है। जो भी सीनियर रहते हैं वो फिक्स में काम करते हैं। जूनियर इसलिए क्योंकि मैं ऑन रिक्वेस्ट बॉटम सीनियरिटी पे आया हूँ। और फिर इसका कोई फिक्स रोस्टर नहीं रहता है जो LR का रहता है। कोई भी सेक्शन किसी भी स्टेशन पे छुट्टी जाता है कोई, तो वहाँ पे हमें एज ए LR जाना पड़ता था। तो उससे एज सच कोई फिक्स रोस्टर नहीं रहता है। उधना में ऐसा एज सच इतना वो चैलेंजिंग टास्क नहीं है इस हिसाब से। वहाँ के चैलेंजेस अलग है। वहाँ पे काम लोड ज़्यादा है, गाड़ियों का मूवमेंट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा LR की तरह मुझे दूसरे स्टेशन में नहीं जाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे पिताजी भी शायद बहुतों को नहीं पता होगा, मेरे पिताजी भी उधना में ही वो भी रेलवे एम्प्लॉय थे और उधना से ही वो रिटायर हुए। और एज ए रिटायर्ड TCM 1 से हुए SNT डिपार्टमेंट में, जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आता है। और मेरा जो बचपन है वो उधना रेलवे क्वार्टर्स में ही बीता है भाई साहब। तो ये अब जानते हैं आपके काम के बाद ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसके 2 से 3 फैक्टर है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, आपने आज अप्लाई किया आपको 4 महीने भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है जो फैक्टर्स पे जो आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बात, ये कोई एक्स पर्सन है, उसको A से B में जाना है,
तो इसके लिए पहला ये जो शर्त है कि बी में वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, और जो ए से एक्स जो है, ये ए से बी में जा रहा है, तो एक्स में भी इतने स्टाफ होने चाहिए कि उसकी जाने से वहाँ पे पोजीशन एक्यूट ना हो जाए। एक्यूट इन द सेंस, उस वहाँ पे ड्यूटी में दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ड्यूटी करने में आराम से स्मूथली वर्किंग चलता रहे उस स्टेशन पर। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक। तो ये जो डिपेंड करता है, ये जो प्लानिंग करते हैं डिवीज़न में, जो मूवमेंट इंस्पेक्टर या फिर उन्हें डिविजनल टीआई भी कहते हैं, तो ये प्लानिंग करते हैं कि अगर बंदा एक्स से बी में जा रहा है तो ए में आने के लिए पीछे कोई आदमी है क्या। अगर आदमी है तो फिर ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आदमी नहीं है तो फिर ये फिर इन लोग का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इससे आपको दो से तीन बातें पता चलती है। पहला कि जो ए से बी में जा रहा है वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जाने के बाद ए से कोई पीछे से कोई आ रहा है क्या। तो मेरे केस में ऐसा हो गया कि अभी, और तीसरा फैक्टर ये भी है कि नए रिक्रूटमेंट हो रहा है क्या। अभी जैसे कि नए स्टेशन मास्टर हर पूरे देश भर में लाइन ट्रेनिंग चल रहा है, कहीं कोई ऑलरेडी ट्रेनिंग में मौजूद है, कोई वेटिंग पीरियड में है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें डिविजनल टीआई को पता रहती है कि कब कौन सा बैच आने जा रहा है। तो इस हिसाब से उधना में, जैसे कि मेरा मेरा केस में बताऊं, उधना में ऑलरेडी वैकेंसी हो गई थी, ठीक है। और जब मेरा मुझे वहाँ पे भेज दिया गया तो अभी पीछे से और भी बैच आ रहे हैं, हो सकता है उनको वहाँ से दे दिया जाए। और ऑलरेडी मेरे स्टेशन पर इतने इनफ स्टाफ है कि मेरे जाने से पोजीशन ख़राब नहीं होगा। तो ये दो से तीन फैक्टर है जो नॉर्मली मुझे समझ में आती है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर मैटर करती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।